अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 7.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। आज हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हम हमारे क्वेश्चन क्या है, हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सो स्टार्टिंग अगर हमने क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 से। तो अभी हमें करना क्या है इसमें, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट इन द गिवन रेशियो। मेरे पास पहली ऑप्शन आ जाती है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर ये है और डी विद पोजीशन वेक्टर ये है, जिसको हमने रेशो 3,4 रेशो 3 के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है। यानी हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो सी और डी से बनने वाली लाइन को एक खास किस्म की रेशो के अंदर डिवाइड करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में जो पार्ट नंबर 1 है, सबसे पहले मैं उसको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी और पॉइंट डी दिया गया, ठीक है। तो वैसे तो आप इनको कोई भी नाम दे दो, मगर मैं इनको नाम जो है ना अपने फार्मूले से मिलता जुलता दूंगा। पोजीशन वेक्टर पीवी से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको मैं ए का नाम दे दूंगा, ठीक है। और इसकी वैल्यूज है मेरे पास 2i माइनस 3j। इसी तरह जो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी होगा उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे पास आ जाएगा 3i प्लस 2j। और मुझे जिस रेशो में मुझे लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है वो मेरे पास रेशो है, उसको मैं पी क्यू रेशो से डिनोट करूंगा और वो मेरे पास आ जाएगी 4:3। अब जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उसकी थोड़ी शेप बनाता हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। एक ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सी का नाम दे देता हूँ। और एक ये मेरे पास पॉइंट है जिसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। अब पॉइंट सी और डी के मेरे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो जाहिर है वो फिर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो जब मैं इसको सी को ओ से मिलाऊंगा तो इस पोजीशन वेक्टर का नाम मैं ए तो दे चुका हूँ, जो कि मेरे पास ये वैल्यू होगी। इसी तरह इस डी को जब मैं ओ से मिलाऊंगा तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं बी का नाम दे चुका हूँ, जिसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये नाम नहीं दिए हुए थे कि मैंने अपने पास ही दिए। अब जब मैं सी और डी को आपस में मिला दूंगा तो ये एक लाइन सेगमेंट मेरे पास बन जाएगी। अब ओ से मैंने एक ऐसा पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है जब वो इस लाइन को आके मिले, ठीक है। तो जब यहाँ पे आके इसको मिलेगा, ठीक है, तो जिसको मैं पी का फिलहाल थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ, तो एक हिस्सा इधर बचेगा और एक हिस्सा इधर बचेगा। अब इस हिस्से की जो रेशो है वो 4:3 हमारे पास होनी चाहिए। अब इस जो ओपी से जो मेरे पास इस जो सा है ओपी का जो पोजीशन वेक्टर बना है इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ, जो कि मुझे इस टाइम मालूम करना है। मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास रेशियोज जो सी है वो है, ठीक है। आर नहीं है मेरे पास है, तो आर के लिए फिर मुझे एक छोटा सा फार्मूला जो सा वो याद रखना है। तो वो वेक्टर जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी खास रेशियो में डिवाइड करेगा वो होगा क्यू इंटू ए प्लस पी इंटू बी और क्यू प्लस पी। तो ये वो फार्मूला है, इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज अपनी पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो तकरीबन हमारे क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले के रिलेटेड हर वैल्यू दी गई है। मेरे पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3, मेरे पास पी की वैल्यू 4 हो जाएगी, मेरे पास ए की वैल्यू 2i प्लस माइनस 3j हो जाएगी, मेरे पास बी की वैल्यू 3i प्लस 2j हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं हम इसके फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो मेरे पास
अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा वी न्यू रेशो फार्मूला, इसको हम रेशो फार्मूले के नाम से याद रखेंगे। R इज इक्वल टू क्यू प्लस पी क्यू ए प्लस पी बी। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो जो Q की वैल्यू है वेस्टर्न 3 है, A की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस नेक्स्ट जो है मेरे पास P की वैल्यू वो 4 है, और मेरे पास जो B का जो वेक्टर है वो 3i प्लस 2j है। नीचे मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 7, इस 3 और 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 6i 9j प्लस 12i प्लस 8j इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई में 7 आ जाएगा। लाइक टर्म्स जो उनसे वापस में हल हो जाएंगी, तो 18i माइनस जे आ जाएगा। 7 को मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर दूंगा ताकि आई और जे के कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाए, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। तो ये जे के साथ ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 हो, 7j मेरे पास आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक, तो ये मैंने अपने रेशो फार्मूले को फॉलो करते हुए अपना सारा जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है उसको पढ़ लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या क्या पूछा गया है। पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर 5j, ठीक है, एंड एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j, और इसको हमने 2:5 में जो है वो करना है डिवाइड। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है पार्ट 2 के लिए, वो मेरे पास मैं पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ई का, ठीक है। अगेन मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ, मगर मैं अपने फार्मूले के मुताबिक इसको ए का ही नाम दूंगा, और ये है 5j। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ आ जाएगा, तो उसको मैं बी का नाम दे दूंगा जो कि है 4i प्लस j। अब इसको मैंने P रेशो Q के अंदर डिवाइड करना है जो कि है 2:5। अगेन मैं बिल्कुल वो शेप बनाने लगूँ दोबारा से ताकि मुझे चीज़ें समझने में आसानी हो। एक मेरे पास पॉइंट E है, एक मेरे पास पॉइंट F है, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर मैंने बनाए हैं, ठीक है। ज़ाहिर है वो फिर ओरिजिन से जाकर मिलेंगे। अब ओ ई के पोजीशन वेक्टर को मैंने ए का नाम दे दिया। हाँ, यहाँ पे हम ओ ई भी दे सकते थे, कोई गलती नहीं होनी थी, ज़ाहिर है बाई डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मगर ओ ई को मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि फार्मूले में वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, ठीक है। तो मैंने फार्मूले से मिलता जुलता जो उनसे नाम यूज़ किया है। इसी तरह ये पी है। अब जब मैं ई और एफ को मिला दूंगा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक ऐसा वेक्टर स्टार्ट करना है जो पी पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो ये उस पी पॉइंट पे जाके मिल गया। अब ये वाला हिस्सा 2 और ये वाला हिस्सा मेरे पास 5 है, और ये ओ पी जो वेक्टर है, ठीक है, जिसने इसको 2:5 में डिवाइड किया है, इसका नाम मैं आर रखूंगा, ये मुझे मालूम करना है, ठीक है। अगेन वी नो द फार्मूलाज, हमें इसका फार्मूला पता है, आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी क्यू प्लस पी। बजाय मैं नीचे वैल्यू पुट करूँ मैं सामने कर रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह सेव हो जाए। तो मेरे पास क्यू की वैल्यू 5 है, ए वेक्टर 5j है, प्लस 2 है पी की वैल्यू, और 4i प्लस 2 गलती हो गई, 4i प्लस j है, तो 5 प्लस 2 7 25 j प्लस 8i
प्लस 4j इज इक्वल टू प्लस 29j7। सो अब लास्ट में जो मेरा आर वेक्टर होगा वो होगा 8/7i प्लस 29/7j। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी तरह ये हमारे पास रेशो फार्मूला कहलाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़ाहिर है आपको पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट इसी फार्मूले रेशो फार्मूला जो भी हमने लिखा है इसका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब हमने प्रूफ कैसे करना है हम उसकी भी मैंने सोचा प्रैक्टिस जो सी है वो कर लें। ठीक है, ताकि हमें ये चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो जनाब ज़ाहिर है हमें फिर दो पॉइंट्स चाहिए पहले, और दो पॉइंट्स के बाद उनके पोजीशन वेक्टर्स चाहिए, और पोजीशन वेक्टर के बाद फिर हमें वो जिस रेशो में हमें उन्हें डिवाइड करना है वो हमें रेशो चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सारा जो सा है वो उसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है अगर मैं क्वेश्चन एक शेप को बना के सॉल्व कर रहा था तो यहाँ पे मैं वही काम करूँगा। ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ए और बी आ गया। अब ये दोनों पॉइंट से मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। ये आ गया और ये आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को मैं ए का नाम और इस पोजीशन वेक्टर को मैं बी का नाम दे दूंगा। अब जब मैं ए और बी को मिलाऊंगा तो ये मेरे पास लाइन जो से ए बी लाइन सेगमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब ओरिजिन से मुझे एक ऐसा वेक्टर स्टार्ट करना है जो पी पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो ये मुझे देखिए जनाब, ये पी पॉइंट पे जाके मिल गया, कैपिटल पी। ठीक है, तो अब ये दो हिस्से हैं, एक ये स्मॉल p वाला है, ये स्मॉल q वाला है। ठीक है, ये इस पोजीशन वेक्टर की वजह से क्रिएट हुए हैं जो p पॉइंट पे जाके मिला था लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। तो अब हमें इस r को साबित करना है कि वो इस फार्मूले के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो अब मैंने यहाँ पे किया है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर हैं, वी हैव a and b are position vector, ठीक है, of point a and b respectively। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट चीज जो हम मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, फिर हमने इस पी ओ को जो पी से मिलाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये चूंकि आर है इसको हमने निकालना, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये जो लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट पी है ये वाला। ठीक है, which divide line segment into ratio p ratio q, that is। ठीक है, अब ये जो p रेशो q है उसको हम यूं लिख सकते हैं, p रेशो q। अब ये p रेशो q अगर मैं इस शेप के लिहाज से देखूं और मैं ज्योमेट्री के लिहाज से देखूं तो ये मेजरमेंट ए पी की लेंथ है। ठीक है, मेजरमेंट ए पी की लेंथ है, तो मैं लिखूंगा मेजरमेंट ए पी रेशो मेजरमेंट, ये भी लेंथ किसकी है, पी बी की लेंथ है, मेजरमेंट पी बी। ठीक हो गया। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये 4 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो मेजरमेंट ए बी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट अब हमारे पास है, ठीक है, अब अगर मैं रेशो को ख़त्म करूँ, अगर मेरे पास 2:3 है
मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, तो यही चीज़ फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे पास आएगा मेजरमेंट ए पी बाय मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो अभी मेरे पास दरम्यान में इक्वल है, दो फ्रैक्शंस है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजरमेंट ए पी से और P मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजरमेंट P B से। ठीक है, अब अगर आप लोग ये वाली स्टेटमेंट देखो, ठीक है, तो ये तो मेरे पास ज्योमेट्री में है, मगर हम तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो अब इस ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट को मैं वेक्टर के अंदर ट्रांसलेट कर दूंगा। तो वेक्टर के अंदर ट्रांसलेट करूंगा तो ये मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक ए पी वेक्टर और ये मेरे पास आ जाएगा एक मेरे पास पी, सॉरी ये शायद मैंने नहीं ठीक लिखा, ये मेरे पास पी पी वेक्टर आ जाएगा। अब ए पी वेक्टर कैसे बनता है? ए पी वेक्टर वही वाला हमारा पुराना कॉन्सेप्ट ओ पी माइनस ओ ए, और पी बी वेक्टर भी कैसे बनेगा? ओ बी माइनस ओ पी। ठीक हो गया। अब ओपी तो एक पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया था? आर। तो यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा आर, और ओ ए का पोजीशन वेक्टर को मैंने ए का नाम दिया था। इसी तरह ये पी है, तो ये बी माइनस आर आ जाएगा। सो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे इस सारी स्टेटमेंट को कैलकुलेट करके आर को अलग करना है, तो मैं पी और क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू आर माइनस क्यू ए इज इक्वल टू पी बी माइनस पी आर। तो अभी मैं आर वाली रकमें एक साइड में इकट्ठा कर लेता हूँ। ये देखो पी आर इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये क्यू ए उधर चला जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी। यहाँ से मैं आर को कॉमन ले लूंगा, तो क्यू प्लस आर, सॉरी क्यू प्लस पी, तो ये मेरे पास आर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ए प्लस पी बी। ठीक है, अब मुझे आर चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू ए प्लस पी बी और क्यू प्लस पी। ये देखो हमारा रेशो फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बस मैं यहाँ से बता दूँ, ये जो स्टेटमेंट मेरी लिखी हुई है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री की है, उस ज्योमेट्री को मैंने वेक्टर के अंदर कन्वर्ट किया, क्योंकि हम वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ वेक्टर के कॉन्सेप्ट के लिहाज से प्रूव करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सा फिर मैंने सारा वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अभी नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मेरे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। बेसिकली इसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमें स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। सो स्टेटमेंट जनाब हमारे पास ये है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। हमें लाइन सेगमेंट बनानी है जो ज्वाइन करने से मिलेगी दो मिड पॉइंट को, दो साइड ऑफ ट्राइंगल को। अब मैं एक जनरल से एक ट्राइंगल ड्रा करने लगा हूं, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ना। ठीक है, अब किसी भी दो साइडों के मिड पॉइंट ले लो, तो मैं ये ऊपर वाली के लिए सपोज कर लेता हूँ ये बिल्कुल इनके दरमियान में। अब इनको ये लाइन मिलानी, अब मुझे साबित करना है कि ये जो लाइन है, ठीक है, एक तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, पहली चीज ये लाइन, ये नीचे वाली बेस वाली लाइन के थर्ड लाइन के पैरेलल है, जिसमें से हमने मिड पॉइंट चूज नहीं किया। दूसरा काम हमें ये करना है कि ये भी साबित करना है कि इसकी जो लेंथ होगी वो इसकी लेंथ से हाफ होगी। तो अगर मैं लेंथ का जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि फिर हमें मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही एक ऐसी चीज है वेक्टर के अंदर जो हमारी लेंथ को मेंशन करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे फिर अपने सोल्यूशन में जो पॉसिबल हर्डल्स हैं उनको देख के समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है जी। तो मेरे पास जो गिवन मुझे आ रहा है, बस एक ही चीज़ मुझे पता है, एक ट्रायंगल है ABC। तो जनाब ये मैंने अब मुझे सॉरी, ये ज़रा रॉन्ग हो गई है, मुझे ट्रायंगल अच्छी सी ड्रा करनी है, तो मैं अपनी शेप में से ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाली। और उम्मीद है ये हमारे काम जो सा काफ़ी अच्छा दे देगी, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना। अब कोने तो मैं ज़ाहिर है एक देसी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास ए वर्टेक्स आ जाएगा, ये मेरे पास बी आ जाएगा और ये मेरे पास सी आ जाएगा। वर्टेक्स है तो ये पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हर पॉइंट का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो ए है इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। अब चूंकि अब देखो, अगर तो मैंने ये इस फॉर्म के अंदर होता, ठीक है, तो मैं फटाफट इसका ओ ए पोजीशन वेक्टर लिख लेता। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक सादा सा छोटा लेटर लिख लूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो ए पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए है। अब ए जोन सा है वो एक्स आई प्लस वाई जे के भी इक्वल हो सकता है, यानी किसी भी कंडीशन के अंदर आप इसको ले सकते हो। तो मैं जस्ट ए सिंबल यूज करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा बी और ये मेरे पास आ जाएगा सी। तो अभी तक जो मुझे नेक्स्ट जो चीज पता चली है, दी पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी एंड सी। 3 पोजीशन वेक्टर मुझे आगे कॉरेस्पॉन्डिंगली ए बी सी पॉइंट के। नेक्स्ट जो इसके अंदर मुझे करना है, मुझे किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट लेने हैं। तो आप किसी भी दो साइड के ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले लो। अगर मैं इसका और इसका मिड पॉइंट भी लेता हूँ तब भी वो सारी की सारी शर्तें जो सी है वो पूरी होंगी। मगर मैं ज़ाहिर है अपनी कॉमन सी शेप के लिहाज से इसका ये मिड पॉइंट आ गया और इसका मिड पॉइंट ये आ गया। अब इसका ये मिड पॉइंट है ना, तो इसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ। मैं बाहर लिखता हूँ इसको, अंदर लिखने के लिए ये एम, और ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं M2 का नाम देता हूँ। अब मिड पॉइंट हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट निकालते हैं कि जो कोने के ऊपर जो पोजीशनिंग होती है, इन वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो अभी तो फिर मेरे पास यही दो पोजीशन वेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास जो सा है इस मिड पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे पास अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने से मेरे पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब लाइन क्या आनी है, तो मैं लाइन की बजाय अगर मैं वेक्टर का जिक्र कर लूँ तो असल में मेरे पास अभी दो वेक्टर बने हैं, एक बी सी का वेक्टर बना है और दूसरा जो वेक्टर है वो M1 और M2 का वेक्टर बना है। और अगर मैं वेक्टर इनके निकाल लूँ, ठीक है, और आगे फिर मुझे दो चीज़ें साबित करनी होगी कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि इनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो ऊपर वाला वेक्टर है ये हाफ लेंथ होगा BC के मुकाबले के अंदर। तो लेट्स अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ BC। नाउ मेरे पास मुझे BC वेक्टर क्रिएट करना है, तो ज़ाहिर है अब आ जाएगा OC माइनस OB से। अब OC का पोजीशन वेक्टर मैंने जो C का नाम दिया हुआ है तो मैं C लिख दूंगा, माइनस ये मैंने B लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया BC वेक्टर। इसी तरह अब मुझे M1 M2 वेक्टर बनाना है। अच्छा, एक मैं और काम करता हूँ, मैं यहीं पे BC का मैग्नीट्यूड भी लेने लगा हूँ। मैं नीचे जाने के बजाय मैं इसके सामने ही ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा C का स्केयर प्लस नहीं, जरा हम वैल्यू लिख लें ताकि C का स्केयर माइनस B का स्केयर अंडर रूट आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा C स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लेते हैं मैग्नीट्यूड, सबसे पहले वेक्टर बनाते हैं M1 M2 का एक वेक्टर बनाते हैं। तो जनाब ये ज़ाहिर आ जाएगा OM2
माइनस OM1। तो OM2 जो सा है वो ये पोजिशन वेक्टर है उसका, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा A बाई प्लस C डिवाइडेड बाई 2 प्लस सॉरी माइनस A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2A प्लस सी, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस A माइनस B। तो ये जो सा है ये मेरे पास है, ये कट आ गया। ठीक है, इस जो नीचे 2 है इसको मैं यहाँ पे बाहर ज़रा लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा C माइनस B। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो मुझे अभी एक ही इक्वेशन आई है। इस तरह की सोल्यूशन तो हमारे पास ये भी चीज़ पड़ी हुई है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब मैं ये यहाँ पे पुट कर लूँगा तो 1 बिकम्स, तो M1 M2 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, आगे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे BC। तो अब देखो, अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को पढूं तो मैं ये कहूँगा कि जो M1 M2 की वेक्टर है वो हाफ होगा किसका, BC का, यानी थर्ड लाइन का। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, यानी जो मिड पॉइंट से मिलने वाली लाइन क्रिएट होगी वो हाफ होगी, यानी आधी होगी, जो थर्ड लाइन बाकी बच गई होगी ट्रायंगल की। तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब एक और चीज़ आपने करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड भी देखना इसके हाफ में ही आएगा। ठीक है, तो मैं सामने निकाल रहा हूँ M1 M2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा C बाई 2 का स्केयर प्लस माइनस B बाई 2 का स्केयर, ये अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा C स्केयर बाई 4 प्लस B स्केयर बाई 4, एलसीएम ले लूंगा मैं 4, ऊपर आ जाएगा C स्केयर प्लस B स्केयर अंडर रूट, नीचे अंडर रूट अलग ले लूंगा, ये बिल्कुल ही फजूल लिखा गया, दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा C स्केयर प्लस B स्केयर। अब अंडर रूट ऊपर वाले हिस्से का अलग ले लूंगा, नीचे वाले हिस्से का अलग ले लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2C स्केयर प्लस B स्केयर। तो अभी अब देखो, ये जो सा है ये मैग्नीट्यूड तो BC का निकला था, तो M1 M2 का जो मैग्नीट्यूड है वो BC के मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। तो देखो, दोनों कंडीशन से जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई है। यानी हमें प्रूव क्या करना था, हम दोबारा वापस अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, जो लाइन सेगमेंट बनेगी किन दोनों को मिलाने से, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की किसी भी दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो होगी, इज है पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस साइड के पैरेलल आ जाएगी। ठीक है, और एंड हाफ एज लेंथ, और इन इसकी जो ये वाली लाइन है ये इसके हाफ होगी, यानी थर्ड वाली के हाफ होगी। तो मैथमेटिकली जो हम भी हमने रिजल्ट निकाला है, देखो वही चीज उसको प्रूव भी कर रही है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज का, ये अब हमने प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इनटू ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी शेप होती है जो चार कोनों वाली हो। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट दे दूं। ठीक है, एक स्केयर भी क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटर है, इसी तरह काइट भी क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, इसी तरह रंबस भी क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, डायमंड,
ठीक है, बी क्वाड्रिलेटर है। तो ऐसी शेप जिसके 4 कोने हों उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के जब आप मिड पॉइंट निकालोगे और उनको आपस में मिलाओगे तो जो शेप आपके पास आएगी वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम को क्रिएट करेगी। क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं एक रफ सा क्वाड्रिलेटर बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि ये क्वाड्रिलेटर किसी भी खास किस्म की शेप को ज़ाहिर ना करे। ठीक है, अब जब मैं एक क्वाड्रिलेटर के ले रहा हूँ तो इसके पॉइंट के नाम होंगे ए, बी, सी और डी। तो अब ज़ाहिर है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ए आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा और इसका मेरे पास डी आ जाएगा। तो यही अब मेरे पास कौन सा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। The position vector A, B, C and D। अब नेक्स्ट अब मुझे प्रोसेस क्या करना है, हर लाइन सेगमेंट जो भी यहाँ पे है उसका मुझे मिड पॉइंट निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे है, इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ पे है, इसका अंदाजे से यहाँ पे है और इसका अंदाजे से यहाँ पे। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकला होगा, ये निकला होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कैसे निकला होगा, C प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये D प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और ये मिड पॉइंट कैसे निकला होगा, ये मेरे पास निकला होगा A प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब ज़ाहिर अगर ये मिड पॉइंट है तो हम इन्हें नाम भी देते हैं। इसको मैं E का नाम दे दूंगा, F, G और H। अब इन लाइनों को हम मिलाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी और इनको अब ये जो अंदर शेप मेरे पास बन रही है ये हमें साबित करना है कि एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो अगर ये पैरेललोग्राम बन रही है तो हमें सिर्फ ये साबित करना है कि जो अपोजिट वेक्टर है, ठीक है, वो सेम है। यानी ई एफ का वेक्टर इक्वल होगा एच जी के और एफ जी, सॉरी मैंने ये डायरेक्शन गलत लिखी है, जो जी एफ का वेक्टर होगा वो एच ई के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें पोजीशन वेक्टर मिले हैं, ठीक है, वो मिले हैं जो ई का पोजीशन वेक्टर मिला है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मुझे मिला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ जो मुझे मिला है वो मुझे मिला सी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ जी जो मिला है वो डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट जो मुझे मिला है वो एच मिला है, वो मुझे मिला है जनाब ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा जो डी है उसको बढ़ाना है। ये अब तकरीबन ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो मेरा वर्क है वो सिर्फ मुझे 2 चीज़ें प्रूव करनी है। अब असल में 4 चीज़ें प्रूव करनी है। जो वेक्टर एच ई है वो इक्वल होगा जी एफ के, और दूसरी चीज़ जो मुझे प्रूव करनी है, ठीक है, ये प्रूव करनी है जो ई एफ का वेक्टर होगा वो इक्वल होगा एच जी के वेक्टर। तो इसका मतलब है मुझे 4 वेक्टर क्रिएट करने हैं। तो मैं सबसे पहले 4 वेक्टर क्रिएट करता हूँ, फिर उनकी आपको इक्वालिटी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एच ई का वेक्टर क्रिएट करता हूँ। अब अगर एच ई का जो वेक्टर क्रिएट करना है तो मुझे ओ ई में से माइनस करना है ओ एच को। अब ओ ई का पोजीशन वेक्टर ऊपर मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, वो जरा देख लेते हैं। वो मेरे पास ये है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ एच का जो सा है वो आ जाएगा ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह मैं इसके सामने ही जी एच का जी एफ का निकालता हूँ ताकि ओ एफ माइनस ओ जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ओ एफ सी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ जी आ जाएगा डी
प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब मुझे एलसीएम लेने हैं, ठीक है। 2a प्लस बी माइनस ए माइनस डी, और यहाँ से a और a काटा जाएगा, जो लास्ट रिजल्ट मेरे पास बचेगा b माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आ जाएगा e h e का वेक्टर। इसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे हम, 2 आ जाएगा c प्लस बी माइनस डी माइनस सी, तो यहाँ से सी सी काटा जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी एफ इज इक्वल टू बी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या चीज़ यहाँ से पता चली, एक तो h वेक्टर e वेक्टर जी एफ वेक्टर के इक्वल है, एंड एक और भी इंफॉर्मेशन मिली है, ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। इसी तरह नेक्स्ट अब मैं वेक्टर ई एफ और एच जी निकालूंगा। ई एफ और एच जी, एच जी कैसे निकलेगा, ओ जी में से ओ एच को माइनस करके, और ओ एफ में से ओ ई को माइनस करके। तो जनाब ओ एफ हमारे पास क्या है, ठीक है, तो वो मेरे पास है सी प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओ ई मेरे पास है जनाब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह ओ जी जोन सा है, ओ जी जनाब बराबर है डी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ओ एच जोन सा है जनाब वो बराबर है ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इनके एलसीएम ले लूँ, ज़ाहिर है एलसीएम 2 आ जाएगा सी प्लस बी माइनस, अब देखो यहाँ पे मुझे माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए, मगर मैं डायरेक्ट ही माइनस अप्लाई कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टेप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा। डी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, यहाँ से अब देखो ये b काटा जाएगा, यहाँ से मेरे पास d काटा जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा c माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये h g आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा e f। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। सो वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सो पहली चीज जो हमने गेट की है वो ई एफ इज इक्वल टू है एच जी के, एंड ई एफ पैरेलल होगा एच जी के। तो ये मेरे पास फिर कैपिटल 2, और ये मेरे पास है कैपिटल 1। तो the information provided by condition condition 1 and 2, E F G H is a parallelogram, और यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है। खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे। अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से स्टडी करना। या चैप्टर नंबर 7 में से हमारे तकरीबन 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होते हैं पेपर में, और ये बहुत एसेंशियल पार्ट है
ज़ाहिर है ये हमारी बेसिक एक्सरसाइज थी, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो सी है वो इन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती रहेगी। सो आई होप सो कि 7.1 के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपके सामने आई हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जो आपको पता नहीं चलता प्लीज़ उसका आप स्नैपशॉट लो, मुझे सेंड करो, क्वेश्चनिंग करो, ठीक है? जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। Thank you very much. खुदा हाफिज़।